हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ पार्ट 2 जो मैंने DSSB PGT कॉमर्स का कल आप लोगों के साथ जो मेल जून 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसका पार्ट 1 मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। इसमें भी हम क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स इज कंसीडर्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर का है। और कैपिटल रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू, इनसे रिलेटेड मैंने आपको अपनी MCQ वाली सीरीज़ में बताया था कि एक आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। जो भी लोग PGT कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए MCQs की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप लोग वहां क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा PGT कॉमर्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी सीरीज़ चल रही है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। ओके, सो देखते हैं डेफर्ड रेवेन्यू कौन सा है इसमें से। पहले फर्स्ट देखिए, ₹20,000 स्पेंट ऑन सम मेजर अल्ट्रेशंस टू अ थिएटर विच मेड इट मोर कंफर्टेबल एंड अट्रैक्टिव। देखो मेजर वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मेजर मतलब बहुत बड़े लेवल पे अल्ट्रेशन किए गए हैं, इससे क्या हो गया है कि जो कंफर्टेबल और अट्रैक्टिव बन गया है। तो ये तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए सेकंड वाला, ₹4,000 spent on dismantling, transportation and reinstalling plant and machinery to a new site। क्या किया है डिसमेंटलिंग मतलब वही पार्ट्स वगैरह मशीन को डिसअसेंबल किया मतलब, और उनको क्या किया, रीइंस्टॉल किया नई साइट पे। अब देखो नया प्लांट तो यहाँ आया नहीं, ये है रेवेन्यू का, लेकिन इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू बोलेंगे क्योंकि इसका आप नेचर देखिए, रीइंस्टॉल किया है टू अ न्यू साइट। ये डेफर्ड रेवेन्यू का, इसको हम राइट ऑफ करेंगे, एक ही साल में इसको नहीं करेंगे, इसको राइट ऑफ करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, सो ये वाला हमारा आंसर होगा। बाकी के दोनों भी आपको पता होने चाहिए। देखिए दिया हुआ ₹2,000 स्पेंट ऑन रिपेयर्स ऑफ अ मशीनरी, ये जनरल रेवेन्यू नेचर का है। एंड ₹60,000 स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे साइडिंग। अब यहाँ पे तो कैपिटल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा और आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कौन सा रेवेन्यू होता है, कौन सा डेफर्ड रेवेन्यू होता है। ध्यान रखना, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन कंसाइनमेंट से रिलेटेड। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है इन रिलेशन टू कंसाइनमेंट। आपको इस टाइप के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए होंगे, आपको करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो ये तभी आप दे पाओगे जब उस चीज़ के बारे में आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो कंसाइनमेंट में आप लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें होती है। तो एक बार 1 बाय 1 स्टेटमेंट देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि कौन सी फॉल्स है। फर्स्ट है, देखो पहले तो आपको कंसाइनमेंट के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। कंसाइनमेंट में मतलब जो मेन सेलर, जिसको हम कंसाइनर बोलते हैं, वो क्या करता है, किसी थर्ड पार्टी यानी कि कंसाइनी को गुड्स देता है, बट वहाँ पे ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र करता, सिर्फ उसकी पोजेशन में जाती है कि वो उसको सेल करेगा आगे, और उसके लिए जो कंसाइनी को कमीशन दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे एक प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द कंसाइनी डज नॉट बिकम द डेटर ऑफ द कंसाइनर ऑन द रिसिप्ट ऑफ गुड्स। अब कंसाइनी यहाँ पे डेप्टर थोड़ा बना है, यहाँ पे कोई सेलिंग थोड़े ना हुई है, अभी जस्ट हमने उसको गुड्स सेंड की हैं। ठीक है, कंसाइनमेंट बेसिस पे वो आगे सेल करेगा। ठीक है, तो यहाँ डेटर नहीं बनेगा। तो ये बिल्कुल करेक्ट ही दिया हुआ है कि कंसाइनी डज नॉट बिकम द डेप्टर ऑफ द कंसाइनर ऑन द रिसिप्ट ऑफ गुड्स, ये तो ट्रू है। सेकेंड देखिए, द लीगल ओनरशिप एंड टाइटल ऑफ गुड्स इज नॉट ट्रांसफर टू द कंसाइनी। बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया था कि लीगल ओनरशिप और टाइटल जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता है, वो तो कंसाइनर का ही रहेगा ना जब तक गुड्स सेल नहीं होती हैं। जब सेल हो जाएंगे जिनको, फिर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है,
डिस्पैच ऑफ गुड्स ऑन कंसाइनमेंट अमाउंट्स टू सेल ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनर। देखो ये स्टेटमेंट गलत है। मैंने बोला कि अगर उसने डिस्पैच कर दी गुड्स कंसाइनी को तो इसका मतलब सेल नहीं होगी, ये तो जस्ट सेंड की हैं गुड्स आगे फर्दर सेल के लिए। सो ये वाला हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर डिस्पैच किया है गुड्स का ऑन कंसाइनमेंट इसका मतलब ये नहीं है कि उसने मतलब कि कंसाइनर ने गुड्स को सेल कर दिया। ओके उसके बाद देखिए, फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइनर एंड द कंसाइनी इज़ दैट ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये भी आपको मैंने बताया कि जो रिलेशनशिप रहता है कंसाइनर और कंसाइनी का वो किसका होता है, प्रिंसिपल और एजेंट का। सो फॉल्स स्टेटमेंट हमारी डेफिनेटली कौन सी है, थर्ड वाली। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपका कंसाइनमेंट से पूछा गया है, लॉडिंग इज यूजुअली इन्वॉल्व इन ऑल सच आइटम्स विच आर रिकॉर्डेड एट द इनवॉइस प्राइस इन द कंसाइनमेंट अकाउंट, विच ऑफ दिस इज नॉट वन ऑफ दोज आइटम। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉडिंग क्या है। लॉडिंग जो होता है वो डिफरेंस होता है किसके बीच में, डिफरेंस रहता है कॉस्ट प्राइस और आपका जो इनवॉइस प्राइस है हायर, जो थोड़ा हायर दिखाया जाता है। अब देखो क्या होता है कि जो कंसाइनर है वो कॉस्ट प्राइस से थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस इनवॉइस पे दिखाता है ताकि वो अपने प्रॉफिट को वो सीक्रेट रख सके, है ना। तो जो लॉडिंग बोलते हैं इसको। और ये किस किस पे चार्ज होता है, ध्यान रखना, ओपनिंग स्टॉक पे होता है कंसाइनमेंट के, और जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट पे होता है, गुड्स रिटर्न बाय कंसाइनी होता है, और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। बट ये जो थर्ड वाला है ना, एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द कंसाइनर, इस पे लॉडिंग इन्वॉल्व नहीं होता है। सो आपको ध्यान रखना है किस किस पे होता है, ओपनिंग स्टॉक पे, क्लोजिंग स्टॉक पे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स रिटर्न बाय द कंसाइनी, इन 4 आइटम्स पे होता है। ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है फर्दर आपके लिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट इज़ प्रिपेयर टू फाइंड आउट। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि एक अकाउंट, देखो जॉइंट वेंचर के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, तो उसमें एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब ये जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट है ये किस लिए प्रिपेयर किया जाता है, फर्स्ट है अमाउंट ड्यू फ्रॉम द को वेंचरर्स, बी है प्रॉफिट और लॉस ऑन द जॉइंट वेंचर। सो आप लोगों को ध्यान रखना है और पता भी होगा कि जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट है वो प्रॉफिट और लॉस ऑन द जॉइंट वेंचर इसके लिए प्रिपेयर किया जाता है, इसको फाइंड आउट करने के लिए। सो ओनली बी हमारा आंसर आएगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज बुक्स इज नॉट रिलेटेड टू नॉन ट्रेडिंग। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स तो आपको पता ही है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स की जो बुक्स है उसमें से कौन से रिलेट नहीं करती है। देखो एक ट्रेडिंग जिनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, उसके अपोजिट क्या होती है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। सो देखिए आप देखिए वो कौन कौन से बुक्स इसमें से प्रिपेयर नहीं करती वो बताना है। सो देखिए स्टॉक रजिस्टर बनाती हैं वो लोग, माइन्यूट यानी कि जो मीटिंग्स होती हैं उनकी समरी वगैरह माइन्यूट बुक्स प्रिपेयर करती हैं, मेंबर्स का रजिस्टर, लेकिन डोनेशन बुक जैसे कोई भी बुक वो लोग रिलेट नहीं करते हैं। सो हमारा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 सेंट्रल क्वेश्चंस दैट द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज सपोज टू आंसर। देखो हमारे सेंट्रल क्वेश्चंस होते हैं। अब फर्स्ट है आपको बताना है कौन सा नहीं है। फर्स्ट है हु प्रोड्यूसेस व्हाट, यानी कि यही बात होगी व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना। अब इसमें आ जाएगा डिफरेंट टाइप की गुड्स होती हैं, तो ये तो होता है। व्हेन आर गुड्स प्रोड्यूस, कब गुड्स प्रोड्यूस करनी है, ऐसा कोई सेंट्रल क्वेश्चन नहीं होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्योंकि एक तो ये होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है, हु कंज्यूम्स व्हाट, मतलब किसके लिए हमें प्रोड्यूस करना है, फॉर हुम, ठीक है, बाय हुम टू प्रोड्यूस, ये भी हो गया हमारा। हाउ आर गुड्स प्रोड्यूस, मतलब कैसे, क्या मेथड रहने वाला है, कैपिटल इंटेंसिव रहने वाला है, लेबर इंटेंसिव, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं। बट व्हेन, कब गुड्स प्रोड्यूस होंगी, ऐसा कोई सेंट्रल क्वेश्चंस में नहीं आता है। सो ये हमारा सेकंड वाला इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजनिंग पे बेस्ड। असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों को बोला है कि पहले आप लोगों ने इंडिविजुअली चेक करना है दोनों मतलब एज अ स्टेटमेंट, फिर आप देखेंगे कि दोनों में रिलेशन क्या है। मतलब पहले आप ये देखोगे क्या असर्शन इंडिविजुअली ट्रू है, फिर आप देखोगे क्या रीजनिंग इंडिविजुअली ट्रू है, फिर दोनों में हमें रिलेशन देखना है। जैसे असर्शन में बोला है
द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ इंटर रिलेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। यही होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का काम। एक नेटवर्क होता है इंस्टीट्यूशंस का जो काफ़ी मतलब आपस में रिलेटेड और कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिससे जो गुड्स है उनका मूवमेंट होगा फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। ठीक है, ये तो करेक्ट है। रीजनिंग में है मोस्ट प्रोड्यूसर्स डू नॉट सेल गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। अब देखो, आपने देखा ही होगा कि ज़्यादातर प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली नहीं सेल करते हैं कंज्यूमर्स को, वो इंटरमीडियरीज की हेल्प लेते हैं, मिडल मैन बोलते हैं जिसको हम। अब जो मिडल मैन हैं वो क्या करते हैं, who टेक द टाइटल टू द गुड्स, मतलब वो टाइटल ले लेते हैं या फिर मतलब एजिस्ट करते हैं इन ट्रांसफरिंग द टाइटल, या हेल्प करते हैं, ठीक है, ट्रांसफरिंग द टाइटल ऑफ गुड्स टू एज दे मूव फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। बिल्कुल ऐसा ही होता है, दोनों करेक्ट है, दोनों में रिलेशन भी है। सो यहाँ पर बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो हमारा फर्स्ट वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। देखो अगेन स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, आपको ट्रू वाला बताना है। देखिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस से रिलेटेड है, हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज नॉट रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ लाइक मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एज वेल एज ट्रांसपोर्ट बिजनेस एट्सेट्रा। देखो लॉन्ग टर्म फाइनेंस तो हमें चाहिए ही होता है, ये तो गलत है ना कि हमें नहीं चाहिए होता। इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि किसी भी टाइप, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो, कोई भी हो, ऑल, किसी में भी हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस नहीं चाहिए होता, तो ये तो गलत हो गया है ना। उसके बाद देखिए सेकेंड वाला, लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज जनरली रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स और मोर। अब 20 ईयर्स तो इन्होंने मिनिमम बताया, जबकि लॉन्ग टर्म फाइनेंस की अगर हम बात करें तो 1 ईयर से एक्सटेंड कर देते हैं ना इसको हम, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोला है कि 20 ईयर्स या ज़्यादा के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा स्टेटमेंट्स। थर्ड है लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज एसोसिएटेड विद लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। ये बिल्कुल होता है कि इसमें हमें लॉन्ग टर्म रिटर्न होता है, ठीक है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अगर हम बात करें फोर्थ की, लॉन्ग टर्म फाइनेंस कैन बी विड्रॉन एट अ शॉर्ट नोटिस। इसको हम शॉर्ट नोटिस पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म फाइनेंस का अमाउंट भी ज़्यादा होता है, इसको हम शॉर्ट नोटिस पे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सो ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ तो गलत है, बट थर्ड वाला ट्रू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ दीज आर द मेथड्स ऑफ मेकिंग कैपिटल इशू। देखो कैपिटल इशू करने के अलग अलग मेथड्स हैं, इसमें से बताना कौन से हैं। ऑफर फॉर सेल भी होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्राइवेट प्लेसमेंट भी होता है, राइट इशू भी होता है जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट दिया जाता है प्रोपोर्शनेटली शेयर्स को, नए शेयर्स को लेने का। बट बिड एंड ऑफर जो है कैपिटल इशू के लिए नहीं है। सो ए बी सी, यानी कि हमारा थर्ड वाला आंसर आएगा कैपिटल इशू के लिए, ए बी एंड सी, यानी कि ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए, एक ऐसी स्ट्रेटेजी विच इज़ डायरेक्टेड एट प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज कंसीडर्ड यूनिक इन इट्स इंडस्ट्री। ऐसी जिसमें हम ऐसी सर्विसेज या गुड्स बना रहे हैं जो कि एक यूनिक है इंडस्ट्री में, ठीक है, अलग सी हैं। डायरेक्टेड एट कंज्यूमर्स हु आर रिलेटिवली प्राइस इनसेंसिटिव, और ऐसे कंज्यूमर्स के लिए जिनको प्राइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो प्राइस इनसेंसिटिव हैं। सो इस स्ट्रेटेजी को हम क्या बोलते हैं, फोकस, लो कॉस्ट, कॉस्ट लीडरशिप या डिफ्रेंसिएशन। सो इसको हम लोग बोलेंगे डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि डिफरेंट यूनिक गुड है, ठीक है, और आप ऐसे कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, कंज्यूमर्स को, जो कि प्राइस इनसेंसिटिव है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन। नेक्स्ट अगेन चूज़ द स्टेटमेंट विच इज़ इनकरेक्ट। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है या फिर गलत है। फर्स्ट है प्राइस स्टेबलाइजेशन पॉलिसी सीक्स टू प्रिवेंट प्राइस वॉर। देखो प्राइस से रिलेटेड वॉर तो होते हैं, कंपटीशन होता है, लेकिन स्टेबलाइज पॉलिसी, जो प्राइस को स्टेबलाइज रखना, स्थिर रखना, सो ऑब्वियस है इसका यही होता है कि प्राइस वॉर को रोकना। सो करेक्ट है ये तो। सेकेंड देखिए, कंपनीज विच वांट टू क्रिएट अ प्रेस्टीज इमेज, मतलब अच्छी इमेज फॉर देयर प्रोडक्ट्स नॉर्मली प्राइस देम हाई। प्रेस्टीज हम कहते हैं ना कि इस प्रोडक्ट का मतलब स्टेटस सिंबल है, ये हाई प्राइस का है, तो ये बिल्कुल सही है, वो क्या करती हैं, प्राइस हाई ही रखती हैं।
थर्ड है सेल्स मैक्सिमाइजेशन विल ऑटोमेटिकली लीड टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये गलत है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि सेल मैक्सिमाइजेशन हो रहा है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होगा। कई बार अदर रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से सेल्स मैक्सिमाइज होती हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो, ठीक है। सो ये वाला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला। फोर्थ देखते हैं, प्राइसिंग इज गवर्न नॉट ओनली बाय द इंटरनल फैक्टर्स ऑफ द कंपनी बट ऑल्सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स। ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि जो प्राइस है वो हमारा इंटरनल यानी कि जो आंतरिक होते हैं एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों से ही हमारा इफेक्ट पड़ता है। सो थर्ड वाला जो है ये हमारा आंसर आएगा क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन टोटल कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट और इन्वेस्टमेंट। देखो यहाँ पर आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं मार्जिनल और इंक्रीमेंटल कॉस्ट में, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, टोटल कॉस्ट में चेंज हो रहा है किसकी वजह से, आउटपुट का लेवल चेंज हो गया और इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट आता है। क्योंकि जो मार्जिनल कॉस्ट होता है उसमें आप पढ़ते हैं कि कितना चेंज आया टोटल कॉस्ट में बाय प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट, एक एडिशनल यूनिट बनाने में, लेकिन यहाँ पे लेवल ऑफ आउटपुट इन्वेस्टमेंट वगैरह की चेंजिंग की बात कर रहे हैं। सो डेफिनेटली हमारा आंसर इंक्रीमेंटल कॉस्ट आएगा। नेक्स्ट देखिए, इनसाइड ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, पहले आपको पता होना चाहिए कि जब जो ऐसे लोग जिनके पास जो है ऐसी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड होती है, मेन लोग जो, और वो उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, मतलब वो इन्फॉर्मेशन अनपब्लिश्ड होती है, दूसरे जो जनरल पब्लिक है उसको नहीं पता होती, वो उसका मिसयूज़ करके अपने फ़ायदे के लिए देखते हैं। तो देखिए, इनसाइड ट्रेडिंग रेफर्स टू trading in the scripts of a company by persons having access to dash price sensitive information, access to unpublished मतलब जो जनरल पब्लिक को नहीं पता होती है, वो अपने प्राइवेट गेन्स के लिए और लॉसेस को कम करने के लिए उसका फ़ायदा उठाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम अनस्क्रपुलस एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस बाय बिजनेस पीपल द इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम हैज़ एनेक्टेड डिफरेंट लॉज। देखो, बिजनेस लोग जो बिजनेस पीपल होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए, कंज्यूमर्स को उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम डिफरेंट लॉज बनाए हैं, तो इनमें से कौन सा है जो नहीं है। देखो, हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, उसमें भी रूल्स हैं, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में भी है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन सर्टिफिकेशन एक्ट में भी है। बट आप फर्स्ट वाला ध्यान से पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है स्टैंडर्ड्स ऑफ परचेजिंग एंड मेजर्स एक्ट। परचेजिंग तो होता ही नहीं कोई भी, स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स होता है, ठीक है। सो इसी वर्ड एक वर्ड की वजह से ये गलत हो गया। तो आपने जब भी क्वेश्चंस को करते हैं या जब भी आप अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कर रहे हैं तो एक एक चीज़ का ध्यान रखना है। सो यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मीटिंग इट्स टेम्पररी डेफिसिट्स एंड फिनेंसिंग द एक्सपेंडिचर। देखो, अब जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे डॉक्यूमेंट को इशू करता है किसके बिहाफ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ठीक है। किस लिए करता है, जो भी टेम्पररी डेफिसिट हो जाते हैं उस और फाइनेंस करने के लिए एक्सपेंडिचर को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। फर्स्ट आपको दिया हुआ है कमर्शियल बिल, सेकंड है मनी बिल, थर्ड है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बिल, फोर्थ है ट्रेजरी बिल। सो इसका आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ बैंक रेट। देखो, आपको बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब के बारे में ना नॉलेज होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो बैंक रेट क्या होता है, ध्यान रखना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज करता है जो वो कमर्शियल बैंक को लोन देता है। ध्यान रखना, द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द आरबीआई ऑन द लोन्स गिवन टू कमर्शियल बैंक, ठीक है। अब बैंक रेट लेटेस्ट क्या चल रहा है आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इस टाइम लेटेस्ट, क्योंकि आपको लेटेस्ट पता होने चाहिए, आपका जब भी एग्जाम होता है उससे पहले का जो लेटेस्ट बैंक रेट है आपको पता होने चाहिए, जितने भी रेट हैं, ठीक है। और रेपो रेट और बैंक रेट दोनों में डिफरेंस होता है, आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है। नेक्स्ट है, इनमें से ऐसा कौन सा कर्व है विच वॉज ओरिजिनली यूज टू मेजर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। ध्यान रखना, कौन सा कर्व है जो मतलब स्टार्टिंग में जो है मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम के लिए, और अब जो है इज़ नाउ ऑल्सो यूज टू स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, वेजेस एंड टर्नओवर एटसेट्रा, ठीक है।
सो एक ये ग्राफिक मेथड है स्टडिंग डिस्पर्शन. इट इज़ अ डबल क्यूमुलेटिव परसेंटेज ग्राफ यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द इनइक्वालिटीज़. यही इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम, वेल्थ. तो ये होता है हमारा लॉरेंज कर्व. आपको डिफरेंट कर्व्स हैं इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स में, ये भी पता होने चाहिए. नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है. द सेंट्रल टास्क ऑफ अ मैनेजर इज़ टू गेट वर्क डन विद द कॉपरेशन ऑफ द पीपल फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. एक मैनेजर का ये सबसे मेन टास्क होता है कि वो लोगों की कॉपरेशन से काम करवाए ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके. सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी मैनेजर टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ पीपल वर्किंग अंडर हिम. देखो उसको पता होना चाहिए ना जो लोग काम कर रहे हैं उनका क्या बिहेवियर है, और वो नेसेसरी टेक्निक्स को अडॉप्ट करें उन लोगों को इंस्पायर करने के लिए ताकि वो कोऑपरेट करें और बेस्ट एफर्ट्स अपने दें ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए. सो इसको अब यहाँ पे इंस्पायर करना, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन या सुपरविजन. देखो इंस्पायरिंग की बात हो रही है, दैट विल बी मोटिवेशन. तो ये छोटी छोटी चीज़ें और काफ़ी बेसिक सी हैं, कई क्वेश्चंस तो आपको ध्यान रखने हैं. नेक्स्ट है ए ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिपिक्टिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज. देखो आपने देखा होगा लेस देन, मोर देन, ये क्या होता है? ऑजाइव. कौन सा होता है ग्राफ? ऑजाइव. ओके. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. इनमें से किसको जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसीडर नहीं किया जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको पता होना चाहिए जिसमें हमारा क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है, प्रोडक्शन इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें. ठीक है. अब आपको पता है नॉन इकोनॉमिक भी होती हैं, तो हम देखते हैं इसमें से मतलब कौन सी नहीं है इकोनॉमिक. यही पूछा है ना, नॉट कंसीडर्ड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. फर्स्ट है अ डॉक्टर वर्किंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. अब देखो इकोनॉमिक में बिजनेस, प्रोफेशन, हमारा एम्प्लॉयमेंट सब कुछ आ जाता है ना. सो एक डॉक्टर काम कर रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, एम्प्लॉयमेंट है इसका. ठीक है. सो ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. टीचर वर्किंग इन अ स्कूल, ये भी है, जॉब है. अ फार्मर वर्किंग इन द फील्ड फॉर हिज ओन कंजप्शन, चाहे वो खुद के कंजप्शन के लिए कर रहा है बट प्रोडक्शन तो हो रहा है ना उसका. ठीक है. सो ये भी हमारा आएगा. अब देखिए डोमेस्टिक वर्क बाय हाउसवाइफ. एक हाउसवाइफ घर का काम कर रही है, इसमें कुछ भी जनरेट नहीं होगा. सो डेफिनेटली ये हमारा नॉन इकोनॉमिक है, और वही हमसे पूछा है कौन सी ऐसी है जो कि हमारी नहीं है इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो फोर्थ वाला, तो ओनली फोर्थ, थर्ड वाले ऑप्शन में दिया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी आया था. द प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट द कोप वॉज लिस्टेड बाय. किसने दिया था? ये दिया था हेनरी फ्योल ने. हेनरी फ्योल ने हमें दी हैं 14 प्रिंसिपल्स, और सभी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. नेक्स्ट डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उन्होंने पार्टनरशिप को क्या डिफाइन किया है? एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है और वो है हमारी सेकेंड वाली, द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ठीक है. ये हमारी डेफिनेशन दी है किसने? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने. नेक्स्ट देखिए स्किल्स से रिलेटेड है. स्किल्स आपके जो मैनेजरियल स्किल्स होते हैं, मैं आपको पहले बता देती हूँ थोड़ा सा. मैनेजरियल स्किल्स में हम बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की. ठीक है. ह्यूमन स्किल्स की और टेक्निकल स्किल्स की. ठीक है. कॉन्सेप्चुअल जो स्किल्स होते हैं वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को देखने के लिए, जो टॉप मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है. ह्यूमन स्किल होते हैं जनरली मिडल लेवल के लिए, क्योंकि उनको ह्यूमन के साथ मतलब डील करना पड़ता है. टेक्निकल जो आपका लोअर मैनेजमेंट जिनको देखना पड़ता है प्रोडक्शन के रिगार्डिंग टेक्निकलिटीज़ के बारे में उनको पता होना चाहिए, ये स्किल होना चाहिए. अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना डिटेल में मैनेजरियल स्किल्स के बारे में. मैं ज़रूर इस पर एक वीडियो बनाऊँगी. सो देखिए इट इज़ द मैनेजर्स एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ एंड वेरिड इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन इट. ठीक है. अब एक ये कौन सी ऐसी एबिलिटी है? ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना. इट इन्वॉल्व्स व्यूइंग द ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स टोटलिटी. वही बात होगी ना, एज ए होल ऑर्गेनाइजेशन को देखना एंड अंडरस्टैंडिंग द इंटरडिपेंडेंस ऑफ इट्स इंडिविजुअल पार्ट्स. मतलब इनके जो पार्ट्स हैं उनमें इंटरडिपेंडेंस को देखना. सो ये हमारा किस में आएगा? कॉन्सेप्चुअल स्किल में, जो अभी आपको मैंने बताया. ओके. नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अनट्रू. अनट्रू मतलब क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया या फॉल्स हो गया.
अबाउट WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल बिजनेस का क्वेश्चन है। देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया था 1995 में। इंपॉर्टेंट रहता है डेट, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये एग्जिस्टेंस में आया 1995 1995 में। उसके बाद जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इज़ द सक्सेसर टू द जनरल ट्रेड एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। बिल्कुल गैप का आगे सक्सेसर है ये WTO, ठीक है। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन लुसेन स्विट्ज़रलैंड। नो, ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ध्यान रखना, यही वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, हेडक्वार्टर, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। सो ये वाला जो थर्ड वाला है ये इनकरेक्ट हो गया और यही हमारा आंसर आएगा। बट एक बार फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। The only international organization which deals with the global rules of trade between nation, यानी कि ये WTO है जो किसके साथ डील करता है, जो ग्लोबल रूल्स हैं ट्रेड करने के डिफरेंट नेशंस के बीच में। ये भी करेक्ट है, तो थर्ड वाला आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ए पर्टिकुलर पार्टनर ऑफ अ फर्म रिप्रेजेंट्स दैट अनदर पर्सन इज ऑल्सो ए पार्टनर ऑफ द फर्म, ठीक है। एंड इफ सच अ पर्सन डज नॉट डिस्क्लेम द पार्टनरशिप रिलेशनशिप इवन आफ्टर कमिंग टू नो अबाउट इट, सच पर्सन इज कॉल्ड। पहले क्वेश्चन को समझो, मतलब क्या है कि एक मतलब फर्म का पार्टनर है सपोज A, ठीक है, वो अनदर पर्सन, कोई भी पर्सन है सपोज Y, ठीक है, उसको बोलता है कि जो एक पर्सन है C जो है हमारी फर्म का पार्टनर है, बट एक्चुअली में वो है नहीं। लेकिन जो C है उसको पता चल गया कि A ने मेरे बारे में झूठ बोला है, फिर भी वो उसको क्या करता है, बताता नहीं है Y को। और Y इसकी वजह से C के मतलब उसको लगता है कि C पार्टनर है, तो इसकी वजह से क्या कर देता है, लोन वगैरह दे देता है या कोई भी। तो ये वाले जो है इस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पर्सन को बोला जाता है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। तो यहाँ जो दो टर्म है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और पार्टनर बाय एस्टॉपल, इन दोनों में डिफरेंस होता है। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में तो क्या है, जैसा कि आपको बताया कि वो पर्सन को मतलब वो अपना उसको पता चल गया है कि मेरे को ये लोग अपना पार्टनर बता रहे हैं, ठीक है, फिर भी वो आगे उसको नहीं बताता है। बट एस्टॉपल में वो अपने बिहेवियर से रिप्रेजेंट करता है सामने वाले को, अपने कंडक्ट से, कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ बट एक्चुअली में नहीं है। तो ये दोनों इसके जो है मेन डिफरेंस रहते हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा हमारा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉम्पोजिशन ऑफ द टोटल कैपिटल कंसिस्टिंग पार्टली ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स विद फिक्स चार्ज, जैसे कि आपका डिबेंचर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एंड पार्टली ऑफ ओनरशिप फंड्स, यानी कि जो हमारा इक्विटी वगैरह हो गया। सो कॉम्पोजिशन टोटल कैपिटल का जिसमें लॉन्ग टर्म फंड्स विद फिक्स चार्ज एंड पार्टली ऑफ ओनरशिप फंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि ये थर्ड वाला आएगा क्योंकि ये कॉमन सा इसका मीनिंग बताया हुआ है इसमें, ठीक है, थर्ड वाला कैपिटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दैट कंसिस्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग कमोडिटीज और सिक्योरिटीज और अदर प्रॉपर्टी इन द होप ऑफ अ प्रॉफिट फ्रॉम एंटिसिपेटेड चेंजेस ऑफ वैल्यू। मतलब आपको लग रहा है कि मतलब आप अंदाज़ा लगा रहे हो, एजम्पशन है आपकी, गेस है कि वैल्यू में चेंज आएगा, सो उसी के बेसिस पे आप सट्टेबाजी जिसको बोलते हैं, तो वो होता है स्पेक्यूलेशन, ठीक है। क्या होता है, स्पेक्यूलेशन। और आपको डिफरेंस भी क्लियर होना चाहिए स्पेक्यूलेशन और आर्बिट्रेज में। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन द गुड्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री एंड द सेम आर एक्सपोर्टेड टू अनदर कंट्री। देखो इसमें क्या है कि मान लो किसी कंट्री ने एक सामने वाली कंट्री से गुड्स लिए, ठीक है, इंपोर्ट किए, और वही सेम उसने किसी और लेकर अपनी कंट्री में नहीं किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिए, तो इसको हम लोग एंट्री पोर्ट ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एंट्री पोर्ट ट्रेड। ये आपको टर्म क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस यूनिट। अब बात कर रहे हैं कि बिजनेस यूनिट के स्टार्टिंग के टाइम पर क्या क्या जो है कौन सा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। फर्स्ट देखो, आप ये ज़रूर देखोगे गवर्नमेंट के कंट्रोल को, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को, ये तो आप देखोगे ही देखोगे। फर्स्ट वाला, एक्सटेंट ऑफ रिस्क, कितना रिस्क है उस बिज़नेस में, क्या क्या लाइबिलिटी वगैरह, ये भी देखोगे। और एरिया ऑफ ऑपरेशन, कितना एरिया रहने वाला है हमारे बिजनेस के ऑपरेशन का, ये भी। बट इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी में इंक्रीज होना, ये तो बाद की चीज़ें हैं, बट जो मेन फैक्टर्स हम बात कर रहे हैं ये वाले तीनों, गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशंस, एक्सटेंट ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी और एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। तो ये तीनों तो हम देखेंगे। सो अब हमारा आंसर फोर्थ वाला आएगा।
नेक्स्ट देखिए, आपको एक डॉक्यूमेंट है, दिस इज़ द डॉक्यूमेंट विच इज़ इशूड बाय द मास्टर ऑफ द शिप, ऑनर और एन एजेंट, यानी कि जो शिप का मास्टर होता है या ऑनर होता है, स्टेटिंग दैट द गुड्स मैंशनड इन इट हैव बीन टेकन ऑन बोर्ड द शिप फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि गुड्स को जो है आगे दे दिया गया ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जो भी टर्म्स और कंडीशंस थी. इट ऑल्सो सर्व्स एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्राइनमेंट एंड एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स. तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट होता है बिल ऑफ लेडिंग, आप लोगों ने बिल ऑफ लेडिंग के बारे में पढ़ा होगा. ये वही डॉक्यूमेंट है जो कि जो कि कौन इशू करता है, मास्टर ऑफ द शिप, और ये बताता है कि जो गुड्स मेंशन हैं वो टेकन मतलब ले जा चुके हैं ऑन बोर्ड द शिप फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जो भी आगे की कंडीशन है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल ऑफ लेडिंग बोलते हैं. ठीक है. सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के साथ डिस्कस किए गए हैं, और ये इस पर्टिकुलर वीडियो का था पार्ट 2. इससे पहले पार्ट 1 में भी काफ़ी सारे डिस्कस हुए हैं डिटेल में. ठीक है. और आप लोगों को मैंने बताया है पीजीटी कॉमर्स के लिए प्लेलिस्ट भी चल रही है, उसका लिंक मैंने प्रोवाइड किया है. पार्ट 1 का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है. कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ सकते हो. ओके, थैंक यू सो मच. कीप लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे.